एक महिला पुलिसकर्मी जो दरोगा के रूप में नियुक्त होती है, वो अपनी जॉब बचाने के लिए अपने थाने के एसआई के साथ 4 अन्य बड़े अधिकारियों के बिस्तर गर्म करती है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 2 महीने वह उनके बिस्तर गर्म करती है। तो आखिर क्यों इसे ये सब करना पड़ता है और इस कहानी में आखिर उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास, वीआईपी मीडिया की एक और नई छोटी सी कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी लखनऊ से है। लखनऊ में एक थाना है जहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी जिसका नाम है सरिता, सरिता की ड्यूटी है। और एक दिन सरिता के साथ उसके 3 और स्टाफ के जो सदस्य हैं वो कहीं पे जाते हैं और भारी भीड़ वहां पे थी, केस के सिलसिले में वो जा रहे थे, तो वहां पे उनको लाठी चार्ज करना रहता है। और उनमें से एक व्यक्ति ने, जो दरोगा था, उसने फायरिंग वहां पे हो गई, गलती से फायरिंग उसकी हो गई, तो केस चलने लगता है उनपे। और जब बड़े ऑफिसर्स उनका जायजा लेते हैं तो बोलते हैं, आखिर क्यों तुमने ये सब कदम उठाया, बिना किसी अनुमति के तुमने वहां पे फायरिंग की है, तो तुम्हारे खिलाफ केस फाइल बनेगी और तुम्हें यह सब कुछ जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो तुम्हें सस्पेंड भी होना पड़ सकता है और ज्यादा संभावना तुम्हारी सस्पेंड की ही रहती है। अब 3 उस नाम के और साथी थी, वो जो महिला दरोगा सरिता है वो भी इस चक्कर में उलझ गई थी। तो वो इसी सिलसिले में अपने एसआई से बात करती है, थाने का इंचार्ज जिन्होंने संभाल रखा था, और उनसे वो बातें करती है। और जॉब के लिए वो बोलती है कि सर आप कुछ भी कीजिए, मेरी जॉब बचा लीजिए, मैंने काफी मेहनत करके ये मैंने जॉब हासिल की है और गलती मेरे से हो गई, और आपको जो भी चाहिए, जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो ये बात जब एसआई सुनता है तो एसआई नीयत का काफी गंदा था, वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसकी बॉडी पे काफी ध्यान देता है। क्योंकि दोस्तों, जो दारोगा थी वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, काफी मॉडल थी। वो एक मूवी की हीरोइन की बात थी, उसकी फिगर था, दिखने में काफी खूबसूरत थी दोस्तों। और ये सब कुछ देखते ही देखते पुलिस वाला वो ऐसा ही बोलता है कि देखिए, अभी हम इस सिलसिले में तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम मेरे रूम पे आना जहाँ पे मैं रहता हूँ शाम को, हम दोनों वहां पे ही बैठ के इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बात करके हम ये सब कुछ करेंगे और तुम्हारी नौकरी अवश्य हम बचाएंगे और तुम्हें सस्पेंड होने से जरूर रोकेंगे। जब ये बात सुनती है दारोगा और शाम होती है, जैसे उन्होंने टाइम दिया था कि शाम के 7 बजे बाद तो मेरे क्वार्टर में आ जाना, जो मैं यहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आ जाना, तो शाम के 7 बजे तक वो उनके पास पहुंच जाते हैं। आगे जाके देखती है तो जो उनका ऐसा ही सर है वो ड्रिंक कर रहा था, जैसे ड्रिंक करना सेहत के लिए हानिकारक है। और दोस्तों, वो वहां पे ड्रिंक कर रहा था तो सरिता को देखकर बोलता है, आओ तुम भी बैठो। तो वो बोलती है, सर मैं आपके बराबर नहीं बैठूंगी। तो ऐसा ही बोलता है, अभी मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, अभी हम एक अच्छे दोस्त की तरह हैं और तुम मेरे पास बैठो और आराम से हम बात करेंगे, और तुम अपनी जॉब की तो टेंशन ही ना लो, तुम्हारी जॉब है वो 100% रहेगी और तुम्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ये आश्वासन उसे देता है और विश्वास में वो लेने की कोशिश करता है। और जब सरिता से और बातें करता है तो उसे फिर ड्रिंक ऑफर करता है। तो अब वैसे आपको पता है, स्टाफ के सदस्य थे तो उसको अच्छे से पता था कि ड्रिंक कौन करता है नहीं करता है। सरिता कभी कभी कर लिया करती, तो सरिता उसे मना करती है ड्रिंक पीने के लिए। तो फिर भी उसका ऐसा ही बोलता है कि तुम्हें ये आज तो मेरे साथ पीना ही होगा, चलो देखते हैं ड्रिंक पीने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। सरिता को एक पेग वो देता है, तो सरिता को एक पेग में ज्यादा कुछ नशा नहीं होता है और वह फिर से नॉर्मल व्यवहार करने लगती है, बातें उनसे करने लगती हैं। और फिर वो उसे आश्वासन दिलाता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी जॉब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा और तुम्हारी जॉब 100% रहेगी, ऐसा फिर से आश्वासन देता है। और एक पेग और उसे सरिता को बना के देता है। उसका ऐसा ही है, उसे पेग पे पेग दिया जाता है। लगभग 3 से 4 पेग देने के बाद सरिता बिल्कुल नशे में हो जाती है और उसे ये भी नहीं पता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। अब जब ये बात उसका ऐसा ही देखता है तो वो इसका मौके का फायदा उठाता है और उसे अपने बेडरूम के अंदर ले जाता है। बेडरूम में पूरी रात उसके साथ गलत काम करता है और उसके साथ गंदा व्यवहार करता है और वो सब कुछ करता है जो एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक लड़की अपनी जीवन में अपने पति के साथ ही जो सब कुछ करती है वो सब कुछ वो ऐसा ही उसके साथ करता है।
दरअसल सरिता का लगभग 5 साल का एक बच्चा भी था। वो उसके पिता और परिवार के साथ रहता था। सरिता यहाँ पे अकेली ही रहा करती थी, मगर उसके ऐसा ही नहीं, ये सब कुछ नहीं देखते हुए उसके साथ पूरी रात दरिंदों जैसे व्यवहार किया। अब सुबह जब उठती है तो देखती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई, और इधर उधर देखती है तो उसे एक टीवी का स्क्रीन दिखाई देता है। तो टीवी के स्क्रीन में उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपने भी कल्पना ही नहीं की होगी, और उसने तो कभी भी ये सब कुछ कल्पना ही नहीं। दरअसल दोस्तों टीवी में बिल्कुल साफ वीडियो बना हुआ था, वो बिल्कुल बिना कपड़ों की थी, और उसके साथ उसका ऐसा ही भी दिखाई दे रहा था, और दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे थे। ऐसा पूरा 20 मिनट का वीडियो था। वो वीडियो उस एलईडी में चल रहा था। तभी उसका ऐसा ही राहुल है, वो वहां पे आ जाता है और बोलता है, ओ तुम उठ गई क्या, दो मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी लेके आता हूँ। तो वो बोलती है चिल्लाती हुई कि सर आपने ये गलत फायदा उठाया, रात को मेरे साथ ये सब कुछ आपने गलत किया, और ऐसा क्यों किया, मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। आपने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया, और ये वीडियो वगैरह तुमने क्यों बनाया। जब ये बात उसका एसआई सुनता है तो एसआई को भी सारे दाव पेच पता थे कि इसकी भी मजबूरी है, ये जॉब के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसने आश्वासन देते हुए कहा, अगर तुम्हें अगर पानी है वापस से जॉब में रहना है तो तुम किसी को कुछ नहीं बताना, और वैसे भी तुम तुम्हारे पति के साथ भी करती हो, तो आज रात मेरे साथ कर लिया तो क्या होगा। तो ये बातें जब सुनती है सरिता को वहां पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, वीडियो वायरल करने की बातें कही जाती है, तो सरिता बिल्कुल चुप रह जाती है, और उसकी जो जो ये अत्याचार था एसआई का वो सहन करते रहते हैं। अब एसआई है जो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसे महीने में लगभग 20 बार अपने क्वार्टर पे बुलाता है और उसके साथ गलत हरकतें करता है और दरिंदों जैसे व्यवहार करता है, और उसके साथ उसके शरीर का रोज शोषण करता है, और उसने जो वीडियोस बना रखा था उसका गलत फायदा वो उठाता है। अब जैसे ही 1 महीना होता है उसके बाद वो है एक बार फिर सरिता को बुलाता है दिन के अंदर कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो तुम्हारा केस है उसके बारे में, वो केस क्लोज होने वाला है जल्द ही, बस एक छोटी सी समस्या उसमें आ रही है। तो सरिता बोलती है, सर अब क्या समस्या आ रही है, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने बोला, फिर भी क्या समस्या है। तो वो बोलता है, जो हमारा बड़ा अधिकारी है वो इस केस को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, और उन्हें भी अगर तुम थोड़ा खुश कर दोगी तो शायद वो तुम्हारा इस केस को जल्दी ही अप्रूवल कर दे और तुम्हारी नौकरी पे कोई आंच ना आए। ये बात सुनती है तो फिर से चीखती है कि मैं सभी की रखेल थोड़ी ना हूँ, और मैं सभी के साथ ऐसा काम नहीं कर सकती, वो तो आप मजबूरी के कारण आप मेरा फायदा उठा रहे हो, नहीं मैं अपने पति के अलावा ये सब कुछ किसी के साथ नहीं करती। मगर फिर से उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, और सरिता बातों में आ जाती है, क्योंकि उसके जो ऐसा ही है उसने लगभग 1 महीने तक उसका शोषण कर लिया था। तो वह आंख बंद करके अपने जो भी बड़े अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ फिजिकल होने के लिए हाँ बोलती है। तो ऐसा ही करके टोटल अब 4 और अधिकारी जुड़ चुके थे, और जो एसआई है वो 5, टोटल 5 लोगों ने उसके साथ रोज बारी बारी से गलत काम किया, और तकरीबन 15 दिन से उसका शोषण किया। और फिर एक दिन सरिता का जो वहां पे लेटर आता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जब वो ये सब देखती है तो गुस्से में चीख उठती है, और वहीं पे जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी और एसआई भी वहां पे ड्यूटी पे तैनात है, तो एसआई के पास जाती है और उसे सब कुछ खरी खोटी सुनाने लगती है, और उसे वो सब बातें बताती है, धमकी देती है कि मैंने तुम्हारे लिए साथ तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और तुमने मेरी जॉब भी नहीं बचा पाई, और तुम्हारे जो 4 और वरिष्ठ अधिकारी है उनके खिलाफ भी मैं अब एफआईआर करवाऊंगी, तूने मेरा शोषण किया और मेरी जॉब भी नहीं बचा पाई। तो ये बातें सारी स्टाफ वाले भी सुन लेते हैं, और वहां से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों वो जॉब से घर चली जाती है, और 4 से 5 दिन बाद उसका पति वहां पे आता है उसी थाने के अंदर। तो पति वहां पे आता है तो देख पूछता है कि मेरी पत्नी सरिता है वो कहाँ पर है। जब ये बात वहां की स्टाफ वाले सुनते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं कि वो तो 4 दिन पहले ही घर चली जा चुकी है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है, ये बातें सारी बताता है। तो वो बोलता है कि 4 दिन से मेरा उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, ना ही वो उनका कॉल लग रहा है, और फोन स्विच ऑफ उनका आ रहा है। तो दरअसल तो ऐसा ही था, वो उस समय ड्यूटी पे नहीं था, उसकी जगह कोई और था। तो वो एफआईआर करवाता है गुमशुदा की तलाश के लिए कि मेरी पत्नी कहाँ पे गई, कृपया आप मेरे को ढूंढ के जरूर दे। तो एफआईआर उनकी दर्ज की जाती है, और धीरे धीरे इस केस के बारे में आगे खोजबीन चलती रहती है। अब वो रोज वहां थाने आता और बैठता, तो लगभग 3 दिन थाने के बाद आने के बाद जो तो लगभग 3 दिन वो कंटिन्यू थाने में आता है, तो एक वहीं की कांस्टेबल लड़की है वो हौसला जुटाती है और उनसे बोलती है कि भैया आप जरा साइड में आइए, मेरे आपसे मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्योंकि आपकी जो पत्नी हुई गायब हुई है उसके बारे में ही मुझे कुछ पर्सनल बात उनसे करनी है।
दरअसल तुम्हारी पत्नी है, वो एसआई साहब और किसी 4 वरिष्ठ अधिकारी के साथ फिजिकल हो रखी थी, गलत उसके संबंध थे, ऐसी वो सारी डिटेल्स बताती है। और वो सारी जहाँ पे ऑफिस के अंदर झगड़ा हुआ था, वो सारा उसके पति को बताता है। तो उसका पति सोचता है मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं थी, उसके साथ ज़रूर कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, इसीलिए उसको ये सब कुछ कदम उठाना रहा। और ये सब कुछ सुनने के बाद वह बड़े अफ़सर से शिकायत करने लगता है। मगर दोस्तों एसआई के खिलाफ और वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट लिखना किसी नॉर्मल व्यक्ति के बस की नहीं है। तो जब भी वो कंप्लेंट लिखवा लेने जाता है, तो वहाँ के स्टाफ वाले आनाकानी करते हैं और उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं। मगर दोस्तों वो भी एक टीचर था, जॉब करता था सरकारी, उसको भी सरकार के सारे दाव-पेच ध्यान में थे कि सरकार से किस प्रकार काम करवाया जा सकता है। तो वो वहाँ से उठता है, मीडिया के पास जाता है और मीडिया को सारा बयान देता है। और जब मीडिया में ये बात फैली, तो वहाँ पे इंक्वायरी बैठती है और उसकी जाँच होने लगती है। अब जाँच में उसकी मोबाइल की लोकेशन और सीटीआर वगैरह ट्रेस की जाती है, तो वहीं के पास ही में लगभग 30 किलोमीटर दूर उसका फ़ोन लास्ट लोकेशन दिखा रहा, तो वहाँ पे वो पहुँचता है। तो वहाँ पे उसको कोई नहीं मिलता है और वहीं से उनका फ़ोन अभी बंद था। अभी भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा था, किसी भी पुलिस वाले को नहीं लगा था। तो उनकी जो कॉल की सीटीआर वगैरह निकालते हैं, कॉल की डिटेल्स निकालते हैं, तो एक लैंडलाइन फ़ोन से उनको लास्ट टाइम कॉल किया गया था। तो उस कॉल की डिटेल काटते हैं कि कहाँ से कॉल आया है। तो जैसे ही उसकी डिटेल निकलती है, तो पता चलता है कि शहर में ही लगे किसी एक कॉलोनी के अंदर जो डिब्बा फ़ोन है, उससे उनको कॉल किया गया। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के सीसीटीवीज़ को खंगाला जाता है, तो वहाँ के एसआई का यहाँ पे लास्ट कॉल आया हुआ था। जो एसआई राहुल है, उसका लास्ट कॉल उनके फ़ोन पे आया हुआ था और उन्हीं से टाइम वगैरह मैच करके उनको कस्टडी में लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो दोस्तों पहले तो एसआई था, वो भी कुछ नहीं बताता है और सभी लोगों के पूछने से और उनको थर्ड डिग्री थोड़ा टॉर्चर देने पर वो सारा अपना जुर्म कबूल करते हैं और सरिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी बॉडी जहाँ पे छुपा रखी थी जंगलों के अंदर, वो वहाँ उनको मिलती है और उस बॉडी तक वो ले जाते हैं। दरअसल सरिता को उन्होंने फांसी देके मार दिया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सरिता के पेट में एक बच्चा पलने लगा था और उस बच्चे का पिता उन 4 अफ़सर और एसआई इन पाँचों में से ही कोई था, क्योंकि ये रोज़ बारी-बारी से उसके साथ संबंध बनाते थे, उसके साथ फिजिकल हुआ करते थे। तो इन्हीं 5 लोगों में से उसके पेट में किसी का बच्चा पलने लगा था। तो ये बात जब उन सभी को पता चलती है, तो उन्होंने ये सब कुछ कदम उठाया और उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और अपने रास्ते से हटा दिया। अब दोस्तों उचित कानूनी कार्रवाई उन पे होती है और उनको सज़ा दी जाती है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी में नहीं की गई है। अगर कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, कैसा इनका व्यवहार है पुलिस वालों का, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं कानून के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी में नहीं किया गया है। गलती हुई तो क्षमा करना, और ये सिर्फ कहानी है, कृपया दिल पे ना ले। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी।